इंडिया बनाम एनडीए। क्या हुआ कि बीजेपी तो पूरी तरह से बौखला गई, क्योंकि विभिन्न सर्वे से बीजेपी को जमीनी हकीकत का पता चल चुका है। यही नहीं, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पिछले माह तक जोर शोर से हल्ला मचाया जा रहा था, अब तो उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका कारण हम आगे गिनाएंगे। वर्ष 2024 में मोदी सरकार को मात देने के लिए 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक की। इस बैठक में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम से गठबंधन का ऐलान किया गया। साथ ही विपक्ष के नेता के नाम के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा मुंबई में की जाएगी। यह समिति ही नेता का नाम तय करेगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी विपक्ष के लोगों को अच्छी तरह से एकजुट होने के लिए एक मौका कांग्रेस ने दिया। फिलहाल तैयारी हो रही है कैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, 1 वर्सेस 1 की तैयारी की जाए। वहीं जिस दौरान ये बैठक हो रही थी, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट भी साफ नजर आई। पीएम मोदी विपक्षी दलों की बैठक से इतने बेचैन हुए कि सरकारी कार्यक्रम में भी राजनीतिक हमला करने से नहीं चूके। ये आयोजन देश के करदाताओं के पैसों से किया गया था, ना कि बीजेपी का कार्यक्रम था। इस मौके पर राजनीति करके प्रधानमंत्री ने अपनी बौखलाहट का परिचय दे दिया। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। इस दौरान उन्होंने 11 मिनट विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज़ादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। उन्होंने कहा, विपक्षी दल के लोग अपनी दुकान खोलकर हमें रोकना चाहते हैं। वो भारत की बदहाली वाले लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इसी दुकान पर 2 चीज़ों की गारंटी है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर घोलते हैं और दूसरा भ्रष्टाचार करते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की। अब बीजेपी का ये वार भी उसी पर उल्टा पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चली गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। जिन दलों पर वह भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, उन्हीं दलों के लोग बीजेपी में शामिल होकर दूध के धुले होते रहे। इसमें महाराष्ट्र से एनसीपी के अजित पवार और उनके साथ गए अन्य लोगों का ताजा उदाहरण है। यदि ऐसे लोगों की बात करें तो बीजेपी की लिस्ट काफी लंबी है, जिन पर पहले ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। बीजेपी में आने के बाद सब वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। इसी तरह परिवारवाद की अगर बात करें तो बीजेपी में इसकी लंबी लिस्ट है। ज्योतिराव सिंधिया परिवारवाद से ही राजनीति में आए। जितिन प्रसाद भी इसी का एक उदाहरण है। उनका परिवार भी पारंपरिक तौर से कांग्रेस से जुड़ा रहा। दादा ज्योति प्रसाद से लेकर पिता जितेंद्र प्रसाद तक कई सालों तक कांग्रेस में रहे। रीता बहुगुणा जोशी और उनके भाई पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विजय बहुगुणा बीजेपी में है। विजय बहुगुणा के सबसे छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं। कांग्रेस की वंशवाद लिस्ट से बीजेपी की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। मोदी जी, क्या आपने ये लिस्ट देखी?
और वीडियो देखने वालों से भी अनुरोध है, जो आंख मीच कर हर भाषणों पे उनका विश्वास करते हैं, उन्हें भी ये वीडियो दिखा दीजिए। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु सिंह और ऐसे ही कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी भले ही परिवारवाद या वंशवाद का आरोप लगाकर लगातार हमलावर रहती है, लेकिन सच्चाई यह है बीजेपी खुद कांग्रेस के वंशवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो कांग्रेस में वंशवादी थे वो सब अब बीजेपी में, जिस तरह से जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे या दूसरे दलों में थे वो सब अब बीजेपी में है। विजय राजे सिंधिया, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, वेद प्रकाश गोयल, सीपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, यशवंत सिन्हा, प्रेम कुमार धूमल, अमित शाह, मदन लाल खुराना, अखिलेश कुमार सिंह, साहिब सिंह वर्मा, कितने नाम गिनाऊं। भाजपा और अन्य नेताओं की ऐसी लंबी सूची है जिनके पुत्र पुत्री आज भाजपा के ख्यात नेता, सांसद, विधायक हैं। यह परिवारवाद नहीं है मोदी जी, तो और क्या है? इस पे भी कभी बोल लो। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अकेला सब पर भारी। अब सवाल उठता है, जब अकेले सब पर भारी है तो 8 साल बाद एनडीए की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बैठक में क्या रणनीति बनी ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर सामने आई कि इस बैठक में पीएम मोदी ने क्या बोला, परिवारवाद पर कितना हमला किया, भ्रष्टाचार पर कितना हमला किया और विपक्ष एकता में जुटे लोगों को भ्रष्टाचारी बताया। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। बेंगलुरु की विपक्ष की बैठक 2 दिन चली। बैठक खत्म होने के बाद मंगलवार को ही दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक हुई। इसमें बीजेपी समेत 38 दल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में विपक्षी गठबंधन पर तंज कसे। उन्होंने कहा, ये साथ तो आ सकते हैं लेकिन पास नहीं आ सकते। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन बेंगलुरु में साथ खड़े हैं। जनता जानती है ये मिशन नहीं, मजबूरियां हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में पीएम ने कहा, मेरे शरीर का हर कण, मेरे जीवन का हर क्षण देश को समर्पित है। कितनी अच्छी बात कही। भरोसा दिलाता हूं एनडीए के तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। कितनी बढ़िया बात कही। पीएम ने कहा, केंद्र की योजनाओं के लिए मुझे कई बार विपक्षी नेताओं को चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, लेकिन यह अपनी राजनीति के लिए लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। जब गठबंधन परिवारवाद का हो, क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। पीएम मोदी ने इस दौरान एनडीए का मतलब भी समझाया। बताया, भारतीय आज नए संकल्प की ऊर्जा से भरे हुए हैं। एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब विकसित राष्ट्र और ए का मतलब लोगों की आकांक्षा है। आज युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा है। अब फिलहाल लड़ाई 38 बनाम 26 की है, या कहें एनडीए बनाम इंडिया की है। इन 26 दलों में 11 दलों की राज्यों में सरकार है, जो 26 दल इंडिया में शामिल हैं।
वहीं बीजेपी के पास 6 बड़े राज्य हैं, 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ ईस्ट के ही 4 राज्यों में दूसरों के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार में शामिल हो रखी है। इंडिया की बैठक में कहा गया, फिलहाल मुद्दों को जनता तक पहुंचाना मकसद है। कौन नेता होगा ये सवाल अहम नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा फेवरेट राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है, चाहे वह दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो, चाहे मणिपुर हो, अरुणाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र हो। सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। अब दोनों गठबंधन की ताकत की बात करते हैं। सबसे पहले लोकसभा में मौजूदा सांसदों की बात की जाए तो बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 301 सीटें मिली थी। वहीं उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की संख्या 333 है। विपक्षी दलों में कुल 142 सांसद हैं। इनमें कांग्रेस के 50 सांसद हैं। अब ऐसे दलों की बात की जाए जो विपक्षी और एनडीए में शामिल नहीं हैं, तो इन दलों के कुल सांसदों की संख्या 64 है। इनमें सबसे ज्यादा सांसद वाईएसआर कांग्रेस के 22 और बीजू जनता दल के 12 हैं। राज्यसभा में कुल 11 सांसद एनडीए के पास हैं। वहीं नवगठित इंडिया के पास कुल 98 सांसद हैं। अन्य दलों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो इन दलों की कुल 28 सीटें हैं। इनमें नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के सबसे ज्यादा 9 सांसद हैं। एनडीए में शामिल 38 दलों में से 25 के पास एक भी सांसद नहीं हैं। 7 के पास एक एक सांसद है। वहीं इंडिया में 5 दलों के पास एक एक सांसद है। 6 के पास एक भी सांसद नहीं है। सांसदों के इस खेल में एनडीए काफी आगे नजर आता है। वहीं यदि वर्ष 19 के वोटों की बात करें तो टक्कर बराबर की नजर आती है। वर्ष 2019 में 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिले। एनडीए में शामिल अन्य दलों को 2 करोड़ वोट मिले थे। इस तरह आंकड़ा करीब 24 करोड़ पहुंचता है। वहीं इंडिया में शामिल कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे। इंडिया में शामिल बाकी दलों को 13 करोड़ वोट मिले। इस तरह वोटों की संख्या 25 करोड़ बैठती है। इंडिया में कई दल ऐसे हैं जो पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, अब वे अलग हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 26 पार्टियां हैं, हम सब मिलकर आज 11 राज्यों में सरकार में हैं। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली है। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया है और सत्ता में आई, फिर उन्हें त्याग दिया। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। उत्तराखंड से दिल्ली तक किस तरह हल्ला हुआ, लगा कि पूरे देश में तूफान मच जाएगा। बस सब लोगों के लिए समान कानून होगा, समान न्याय मिलेगा। जितना जोर शोर से प्रचार किया, अब इसे लाने में ही बीजेपी डर गई। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश होने की संभावना कम है। मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हो रहा है। विधि आयोग ने यूसीसी बनाने की प्रक्रिया पर सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां देने का समय बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दिया है। इससे पहले अंतिम तिथि 13 जुलाई थी। बता दें कि विधि आयोग ने 14 जून को अधिसूचना जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों के सुझाव मांगे थे। खबर है कि इसमें अब तक 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। जानकारी के अनुसार इन सुझावों की छटनी की जाएगी। इसके लिए एआई टूल्स का सहारा लिया जाएगा। इसमें लंबा वक्त लग सकता है।
सूत्रों के अनुसार 90% से अधिक सुझाव ईमेल से मिले हैं। जानकारी सामने आ रही है, ईमेल के अलावा जो अन्य सुझाव लिखित रूप से मिले हैं उनकी अलग से स्क्रूटनी होगी। हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी सुझाव मिले हैं, उनका अनुवाद किया जाएगा। वहीं आदिवासी सहित अन्य जनजातियों पर इसे लागू न करने की मांग का दबाव भी बीजेपी सांसद लगातार बना रहे हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता कैसे कहा जाएगा यदि किसी जाति वर्ग विशेष को इससे अलग कर दिया जाए? ये भी अहम सवाल है। इसे भी उन लोगों को जरूर दिखा दीजिए जो आंख मीचकर विश्वास करते हैं। सच को जानिए, सच को पढ़िए, सच को देखिए और सच कहने की हिम्मत रखिए। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।